हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 15th लेक्चर है और पिछली क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो क्लास हम कंप्लीट नहीं कर पाए। उस क्लास को हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 4.49 निकाल लेंगे सब। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। जी सर। पेज नंबर 4.49। उसके बाद है आपका अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे कोई खर्चा करता है, देन वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल नहीं होता, वो परक्यूजिट नहीं बनता है। ठीक है सर। क्या लिखा है एक बार पढ़ेंगे। अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर ऑन अ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ और अमाउंट पेड फॉर अ रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑन अ बोर्डिंग ऑन लॉजिंग। तो ये खर्चे हैं, अगर ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, देन इट इज़ एग्जाम्ड, ये टैक्सेबल नहीं होगा आपका। ओके सर। उसके बाद है आपका सम पेबल बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। आरपीएफ क्या है आपका? रेलवे पुलिस फोर्स? नहीं सर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिलहाल के लिए इसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं। फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी लिमिट है, उस लिमिट को अगर एक्सीड करती है तो ये टैक्सेबल हो जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम्प्ट है आपका, इसमें आपकी लिमिट दे रखी है कि उस लिमिट को क्रॉस करेगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसलिए अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी इसको होल्ड पे रख लीजिए। एलटीसी। उसके बाद आता है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन। जी सर। इसमें क्या होता है आपका? लीव ट्रेवल कंसेशन। जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एलटीसी। एलटीसी में होता क्या है? इनकम टैक्स बोलता है आप इंडिया में कहीं भी घूम के आओ, ठीक है, कहीं भी घूम के आओ, हम आपको उसका जो खर्चा है, ट्रेवल पे जो खर्चा हुआ है, उसको हम रिम्बर्स कर देंगे। ठीक है? तो ये जो ट्रेवल पे जो खर्चा हुआ है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर जो रिम्बर्स करेगा, एम्प्लॉय के हैंड में तो फायदा है क्योंकि वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए जा रहा है, लेकिन रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। फिर भी इनकम टैक्स में इसमें एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है? जो भी आपका ट्रेवल पे खर्चा हुआ है उसकी एग्जेम्पशन मिलती है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। वो लिमिट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका जो टेक्स्ट है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? उससे कुछ बातें क्लियर होंगी हमारी। ओके सर। पेज नंबर 4.49। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी। This clause exempts the leave travel concession received by employees from their employer for proceeding to any place in India. ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है टू एनी प्लेस इन इंडिया। अगर इंडिया में घूमने गए हैं तभी मिलेगा। एलटीसी घूमने कहाँ गए हैं? इन इंडिया। इंडिया से बाहर गए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। समझे? जी सर। आइदर ऑन लीव, या तो छुट्टी पे हो, अब घूमने जाएगा एम्प्लॉय तो छुट्टी पे ही रहेगा ना। हाँ जी सर। और आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, रिटायर हो गया फिर भी वो जो उसका फॉर्मर एम्प्लॉयर है, पुराना एम्प्लॉयर है, वो कहता है कि
आप रिटायरमेंट के बाद भी LTC क्लेम कर सकते हैं, तो उससे भी क्लेम कर सकता है, उसमें भी कंसेशन मिल जाएगी उसे। आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, अगर सर्विस टर्मिनेट हो गई उसके बाद भी वो इस सेक्शन के अंदर LTC क्लेम कर सकता है। ओके सर, नेक्स्ट पेज नंबर 4.50। द बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल, सिटीजन एज वेल नॉन सिटीजन। जो इसका बेनिफिट है LTC का, वो सिटीजन यानी जो इंडिया का सिटीजन है वो प्लस फॉरेनर दोनों ही अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंडिया ओरिजिन का पर्सन है वही इसको अवेल कर सकता है, नहीं। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंट फॉर हिमसेल्फ, फॉर हरसेल्फ और फॉर हिज फैमिली, स्पाउस and children of an individual, parent, brother and sister of individual, and any of them wholly or mainly dependent on individual। मतलब सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर हमारे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिस्टर ए हैं, ठीक है जी सर, वो दिल्ली में काम करते हैं। वो घूमने के लिए गोवा चले गए फैमिली के साथ। चले गए। फैमिली में कौन है? उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, और एक छोटा भाई भी है, आपका ब्रदर भी है। ठीक है, तो ये सब मिलके गोवा चले गए घूमने के लिए। ओके सर, फिर आफ्टर अ वीक ये गोवा के ट्रिप से घूम के आ गए, और इनका कुल खर्चा जो इस ट्रिप पे हुआ, मान लीजिए 40,000 का में आपका 80,000 हुआ। ठीक है, 80,000 खर्चा हुआ इस ट्रिप पे। इनका जो कंपनी था, जो एम्प्लॉयर था, उसने क्या किया, ये 80,000 रिम्बर्स कर दिया। 80,000 रिम्बर्स कर दिया मिस्टर ए को। अब कंपनी से तो बेनिफिट मिल रहा है इसको 80,000 का। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए पर्सनल पर्पस के लिए गया था, खुद के लिए गया था, अपनी फैमिली के लिए गया था। तो ध्यान से देखिए, बेनिफिट है आपका एक तरह से। पर्सनल कोई खर्चा किया इसने जिसको कंपनी रिम्बर्स कर रही है। खुद घूम के आया, फैमिली को लेकर गया घुमाने के लिए, लेकिन उसका बर्डन कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर, कंपनी बेयर कर रही है। तो ये 80,000 इसके हैंड में परक्यूजिट बन जाएगा। जी सर, लेकिन इस 80,000 के रिस्पेक्ट में इनकम टैक्स में एग्जम्पशन दी गई हुई है कि एक स्पेसिफाइड लिमिट तक, लिमिट दे रखी है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जी सर। क्या सर कितनी बार भी क्लेम कर सकते हैं LTC? नहीं। टू LTC can be claimed in block of 4 years। 4 साल के ब्लॉक में 2 LTC क्लेम कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपके 4 साल हैं, 1 साल, 2 साल, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। 4 साल के ब्लॉक में कभी भी 2 LTC एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है। 2 बार एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है इस सेक्शन में। मान लीजिए एक एम्प्लॉय आपका हर साल घूमने जाता है, मान लीजिए यही है मिस्टर ए, हर साल घूमने जाता है कहीं ना कहीं, तो 4 साल का नहीं मिलेगा, वो किसी भी 2 जर्नी का LTC क्लेम कर सकता है, बाकी 2 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। तो 4 साल के ब्लॉक में
किसी भी 2 ट्रिप का, 2 जर्नी का वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। अच्छा, हाँ सर, मान लीजिए सर वो क्लेम करना भूल गया। मान लीजिए ये सर हर साल जाता था, 4 साल गया, लेकिन सिर्फ एक ही LTC क्लेम किया। देन उस केस में आपकी वो एक LTC फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ब्लॉक में, नेक्स्ट 4 ईयर के ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसको फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक में ही अवेल करना है। समझे? मान लीजिए इसमें उसकी 2 अनयूटिलाइज LTC रह गई। ये 4 साल है, 4 साल में इसने यूज़ ही नहीं करी LTC, एक भी LTC यूज़ नहीं करी, तो कैरी फॉरवर्ड कितनी होएगी? 2 नहीं, कैरी फॉरवर्ड 2 नहीं, एक ही होएगी आपकी, एक लैप्स हो जाएगी। सिर्फ एक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉक में, ठीक है? और वो भी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक में ही अवेल कर सकते हैं। अगर आपने अवेल नहीं किया देन इट विल एक्सपायर, वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है जी सर। अब पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ, उसके नीचे वाला, अब समझ में आएगा अपने को। लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन, पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, नीचे वाला पढ़ते हैं। अंडर रूल 2B, एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नीज परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। किसी भी 2 ट्रिप का 4 साल के ब्लॉक पीरियड में LTC क्लेम कर सकता है। मान लीजिए 4 साल में वो 10 बार गया ट्रिप पे, तो 10 में से किसी भी 2 ट्रिप का वो LTC क्लेम कर सकता है। ओके सर। कमेंसिंग फ्रॉम द कैलेंडर ईयर 1986 से 4 साल का ब्लॉक बना लीजिए उसके हिसाब से। वेयर सच travel concession or assistance is not availed by the individual during any block of 4 years, one such unavailed LTC will be carried forward to the immediately succeeding block of 4 calendar year and will be eligible for exemption. अगर किसी कारण से एम्प्लॉय अवेल नहीं कर पाता है तो वो नेक्स्ट ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या सर दोनों के दोनों ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ उनमें से एक ही ट्रांसफ़र होगा, एक लैप्स हो जाएगा। ओके सर। वो भी हमें फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक में ही अवेल करना है, नहीं किया तो वो भी एक्सपायर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर में भी 4 साल का ब्लॉक हुआ तो उसके पहले साल में ही अपने को अवेल करना है। जैसे आप यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए 2011-12 है, ये 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, 19-20, 20-21, ठीक है। ये मान लीजिए 1 2 3 4 साल का एक ब्लॉक हो गया आपका, ये दूसरा ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 LTC थी जो कि एम्प्लॉय अवेल नहीं कर पाया, अनअवेल्ड रह गई, उसको एम्प्लॉय अवेल नहीं कर पाया। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ओनली वन LTC विल बी ट्रांसफर्ड, कैरी फॉरवर्ड होगी आपकी, इस ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड होगी, एक लैप्स हो जाएगी, 2 में से एक लैप्स हो जाएगी और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और जो कैरी फॉरवर्ड हुई है वो हमें फर्स्ट ईयर में ही अवेल करनी है। अगर हम फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक में अवेल नहीं करते हैं तो वो भी एक्सपायर हो जाएगी, जो कैरी फॉरवर्ड होके गई है इस ब्लॉक में, ठीक है जी सर। उसमें एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। अनएम्प्लॉयड डज नॉट अवेल एनी LTC फॉर द ब्लॉक पीरियड ऑफ 14 to 18, ही अवेल इट ड्यूरिंग 2018,
he is allowed to carry forward maximum one such holiday to be used on the succeeding block. Therefore, he will be eligible for exemption and 2 more journey can be further availed. Okay sir. अब एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी सर? एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? वेरी गुड क्वेश्चन. ये तो पता चल गया सर कि 2 जर्नी का मिलना है 4 साल में, और अगर हमने 4 साल में क्लेम नहीं किया तो वो अगले ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिर्फ एक ट्रांसफ़र होएगा, और उसे भी पहले साल में ही अवेल करना पड़ेगा उस ब्लॉक के. अब मॉनेटरी लिमिट क्या है? बाई एयर. अगर एम्प्लॉय एयर के थ्रू जा रहा है, अगर एम्प्लॉय एयर के थ्रू जा रहा है, देन अमाउंट स्पेंड और इकोनॉमी फेयर बाई शॉर्टेस्ट रूट. शॉर्टेस्ट रूट क्या मतलब हुआ इसका? विच एवर इज लेस. जो एम्प्लॉय ने खर्चा किया उसका जितना खर्चा बैठा या रिम्बर्स, जितना एम्प्लॉय ने उसको रिम्बर्स किया, अमाउंट स्पेंड, इसको आप लिख दीजिए अमाउंट स्पेंड की जगह एक्चुअल मतलब कि इसको लिखिए आप रिम्बर्स्ड अमाउंट. जो एम्प्लॉय ने रिम्बर्स किया है एम्प्लॉय को वो, या फिर इकोनॉमी फेयर बाय अ शॉर्टेस्ट रूट. मतलब सर शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है? मान लीजिए एरोप्लेन से जा रहे हैं. एरोप्लेन में कितनी टाइप की सीट्स होती हैं सर? मिनिमम सर 2 टाइप की होती है, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास. इकोनॉमी बोले तो स्लीपर क्लास सर, और जो बिजनेस क्लास होती है वो थोड़ी आपकी लग्जरियस टाइप का होता है वो. तो मान लीजिए दिल्ली से गोवा जाता है एम्प्लॉय, एक फ़्लाइट सीधा दिल्ली से गोवा जाती है, एक पहले मान लीजिए मुंबई जाती है, फिर मुंबई से गोवा जाती है. शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हुआ आपका? ये वाला. इसका खर्चा आता है आपका मान लीजिए 4,000 रुपये, और इसका खर्चा मान लीजिए आता है आपका 7,000 रुपये. तो हम कौन सा खर्चा कंपेयर करेंगे? इस वाले का खर्चा कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट जा रहा है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस सब कम डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है. तो जो फ्लाइट दिल्ली से सीधा गोवा जा रही है वो आपकी डिस्टेंस को कम कवर करेगी, और ये ज़्यादा डिस्टेंस लेगी, पहले मुंबई जाएगी, फिर मुंबई से घूम के गोवा जाएगी, तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो हम इस वाले फ्लाइट का कंपेयर करेंगे रिम्बर्स अमाउंट के साथ. समझ गए? ओके सर. तो हमें किससे कंपेयर करना है? इकोनॉमी फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट, दोनों में से जो कम हो, जो अमाउंट रिम्बर्स हुआ है, या फिर मान लीजिए जो अमाउंट रिम्बर्स किया है एम्प्लॉयर ने वो है आपका 50,000 और ये आ रहा है आपका 40,000 इकोनॉमी फेयर. कौन सा मिलेगा? 40,000. वो आपका एग्जैम्प्ट हो जाएगा, 40,000 एग्जैम्प्ट हो जाएगा.
बाकी 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी सर। बाई रेल, रेल में क्या है, रेल में भी आपका सेम ही है, अमाउंट रिम्बर्स्ड और फर्स्ट क्लास। अब ट्रेन में तो आपका इकोनॉमिक क्लास नहीं होता, उसमें होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और स्लीपर। फर्स्ट क्लास एसी फेयर बाई शॉर्टेस्ट रूट। विचएवर इज लेस, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका। अगर बाई ट्रेन जा रहा है एम्प्लॉयर, बाई ट्रेन जा रहा है, एरोप्लेन में उसको डर लगता है जाने से, वो ट्रेन से जाना चाहता है, ट्रेन से जाता है, देन उस केस में हम लेंगे फर्स्ट क्लास एसी फेयर बाई शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है जी सर, दोनों में से जो कम होगा। अब मान लीजिए सर उधर ट्रेन नहीं जाती है, उधर ट्रेन नहीं जाती, मान लीजिए कोई पहाड़ों पे ट्रेन नहीं जाती आपकी, जहाँ पे वो घूमने जा रहा है एम्प्लॉई, वहाँ पे जो एरिया है कनेक्टेड नहीं है रेल से, बाई अदर मीन, देन इस केस में आपके दो सिनेरियो बनते हैं। एक, वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसका क्या मतलब है, मतलब वहाँ पे मान लीजिए बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट का मीन है, जैसे बसेस चलती हैं वहाँ पे, कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, इसके थ्रू जा सकते हैं। रेल नहीं जाती बेशक, लेकिन बाई बस या किसी और मीन से जा सकते हैं हम। देन इस केस में होगा आपका अमाउंट रिम्बर्स्ड और फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास। बस में आपका जो होता है डिलक्स क्लास, इस टाइप की सीट्स होती हैं, फेयर विचएवर इज लेस बाई शॉर्टेस्ट रूट। तो एक चीज़ सब में कॉमन है कि जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट रूट का जो फेयर होगा वही आपको मिलेगा। आप कितना भी घूम के जाओ मतलब नहीं, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसी का फेयर आपको मिलेगा दोनों में से। ठीक है, दोनों में से हमेशा मैक्सिमम टाइम आपका यही कमाएगा। उसके बाद अगर नो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब वहाँ पे आने जाने का कोई साधन नहीं है आपका, आपको खुद ही अरेंज करना है जो करना है, देन उस केस में हम मान लेंगे कि वहाँ पे ट्रेन जा रही है, अज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पे ट्रेन जा रही है, और अगर उस ट्रेन से हम जाते तो कितना खर्चा होता। अमाउंट रिम्बर्स्ड और डीम्ड मतलब मानना, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाई शॉर्टेस्ट रूट। मान लेते कि अगर ट्रेन जाती शॉर्टेस्ट रूट से तो कितना खर्चा आता, और अमाउंट जितना खर्चा हुआ उन दोनों में से जो कम होता उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है अपने को। ओके सर, आप चाहे तो इसका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन जो समझने वाली बात है कि जो भी मिलेगा आपको शॉर्टेस्ट रूट वाला ही मिलेगा। याद करने वाली क्या चीज़ है, एरोप्लेन में मिलेगा आपको इकोनॉमी फेयर का, रेलवे में मिलेगा आपका फर्स्ट क्लास एसी का। अगर वहाँ पे रेल नहीं जाती है, देन अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो डिलक्स क्लास या फर्स्ट क्लास
बाई शॉर्टेस्ट रूट, वहाँ पे वो भी नहीं जाता, कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम ही नहीं है, आपको जो करना है खुद ही अरेंज करना है। उस केस में हम मान लेंगे कि वहाँ पे अगर ट्रेन जाती देन उस केस में उसका कितना खर्चा होता, फिर उससे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है जी सर। इसमें सर फैमिली का क्या मतलब है, क्या पूरी फैमिली में कौन कौन कवर होता है सर? फैमिली में कवर हो जाएगी वाइफ छोड़िए, हस्बैंड भी छोड़िए, स्पाउस लिखते हैं। स्पाउस मतलब वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ। ठीक है, स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन हो गए, ब्रदर सिस्टर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, और कौन, उसके अलावा अगर और कोई डिपेंडेंट है उसके ऊपर तो वो भी कवर हो जाएगा आपका फैमिली की डेफिनेशन में। सर कितने भी बच्चों को मिलेगा? मान लीजिए एम्प्लॉय के 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चों को मिलेगा? नहीं, किसी भी 2 बच्चों को मिलेगा, 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों को मिल सकता है। ओके सर, बट एक्सेप्शन है इस रूल का। एक्सेप्शन है इस रूल का कि अगर बच्चा बोर्न हुआ है बिफोर 1 अक्टूबर 1998 देन कितने भी बच्चे हों सब पे मिलेगा। अगर जितने भी बच्चे हैं अगर वो बोर्न हुए हैं 1 अक्टूबर 98 से पहले तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड, मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1, मतलब एम्प्लॉय का एक बेबी है, पहले से एक चिल्ड्रन है उसके पास, और उसके बाद मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं, मतलब जुड़वा हो जाते हैं, देन उस केस में ये रूल नहीं लगेगा 2 चिल्ड्रन के वाला। ठीक है, अगर मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं आफ्टर 1 चाइल्ड देन ये 2 चिल्ड्रन वाला रूल नहीं लगेगा। तो इन 2 केसेस में पहला केस क्या है कि अगर जो बेबी बोर्न हुआ है वह 1 अक्टूबर 98 से पहले का है तो हमें ये रूल देखना नहीं है। दूसरा, अगर मल्टीपल बर्थ है आफ्टर 1, मतलब एक चाइल्ड है एम्प्लॉय के पास, उसके बाद मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं, तो उस केस में ये 2 चिल्ड्रन वाला जो रूल है वो नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, उस एक क्वेश्चन दिया गया है स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 4.51 पे, एक बार पढ़ते हैं इसको। Mr. D went on holiday on 25th December 2018 to Delhi with his wife and 3 children. मिस्टर डी है वो क्या गए, घूमने के लिए गए हॉलीडे पे दिल्ली 25 दिसंबर 2018 को। अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, फिर भी वो घूमने जा रहे हैं अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ। ठीक है सर, 1 सन, जिसमें से एक बच्चे की उम्र है 5 साल और 2 जुड़वा हैं, ट्विन डॉटर्स जिनका एज है 2 ईयर्स। तो एक बेबी जो बड़ा वाला बेबी है, चाइल्ड है, वो 5 साल का है, और बाकी जो 2 छोटे छोटे हैं वो 2-2 साल के हैं। ठीक है जी सर। दे वेंट बाई फ्लाइट इकोनॉमिक क्लास एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट रिम्बर्स्ड बाई हिज एम्प्लॉयर वाज 60,000, 45 फॉर अडल्ट एंड
15,000 for 3 minor children. Compute the amount of LTC. कितना मिलेगा जी? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। मिस्टर डी दिल्ली गए, कब गए? छोड़ो ना सर, कभी भी गए हो। 25 दिसंबर 2018 को बाई प्लेन, एरोप्लेन से गए। इकोनॉमिक फेयर, इकोनॉमिक क्लास में गए। अच्छा हाँ, टोटल खर्चा बैठा 60,000 का, जिसमें से 45,000 का था उसकी और उसकी वाइफ का, और 15,000 था तीनों बच्चों का, 3 चिल्ड्रन का। 5-5 हज़ार का टिकट। 3 बच्चे थे उसके, 1, 2, 3। एक की एज थी 5 साल, दूसरे की 2 साल, और तीसरे की भी 2 साल। ये हैं जुड़वा, ट्विंस। कितनी एग्जाम्शन मिलेगी सर? एरोप्लेन में मिलेगा, इकोनॉमी क्लास से कंपेयर करेंगे, इकोनॉमी से ही गया है। और ये वाला सर 2 बच्चों को मिलता है, लेकिन अगर मल्टीपल बर्थ है आफ्टर 1, देन उस केस में या 2 चिल्ड्रन वाला हमें रूल नहीं देखना। वेरी गुड। तो पूरा का पूरा 60,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 60,000 पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। अब मान लीजिए केस को थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम, केस को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। जो फर्स्ट बेबी है, पहले जुड़वा हो जाते हैं 2 इयर्स, सेकेंड भी 2 इयर्स, सॉरी 5 ईयर, 5 ईयर, और जो थर्ड चाइल्ड होता है वो 2 इयर्स का होता है। ये दोनों ट्विंस हैं। फिर तो सर 2 बच्चों का ही मिलेगा, किसी 2 बच्चों का इनका मिल जाएगा। तो 15,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 10,000 की एग्जाम्शन मिल जाएगी। इधर 10,000 और इधर 45,000, तो टोटल 55,000 की एग्जाम्शन मिल जाएगी, और 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 60,000 में से 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा और 5,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आंसर देखते हैं एक बार। सॉल्यूशन में लिखा क्या है? सॉल्यूशन में ये लिखा है, सिंस द सन्स एज इज मोर देन द ट्विन डॉटर, मिस्टर डी कैन अवेल एग्जाम्पशन फॉर ऑल हिज 3 चिल्ड्रन। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन इज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड। ठीक है। द हॉलीडे बीइंग इन इंडिया एंड द जर्नी बीइंग परफॉर्म्ड बाय एयर, द एंटायर रिम्बर्समेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। और मान लीजिए मिस्टर डी इंडिया से बाहर चले जाते तो फिर नहीं मिलता सर। वेरी गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कर दिया इन्होंने? उल्टा कर दिया है। जो जुड़वाए हैं वो 5 साल के हैं और जो सन है वो 3 साल का है। उस केस में 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ 2 बच्चों का एग्जाम्पशन मिलेगा। ओके ओके सर। तो इस हिसाब से आपका 55,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 5,000 टैक्सेबल होगा, क्योंकि 15 आपका 3 बच्चों के लिए है, 2 बच्चों पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी और 1 का टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए हमने 15,000 डिवाइड बाई 3 किया, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। तो 5,000 आपका टैक्सेबल आ जाएगा। ओके ओके सर। ये था हमारा LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। एक होता है आपका लीव ट्रेवल अलाउंस, LTA। ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ध्यान से जब भी एग्जाम में आएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि वो
लीव ट्रेवल अलाउंस है या फिर लीव ट्रेवल कंसेशन है। लीव ट्रेवल अलाउंस आपको हर मंथ मिलेगा आपका, वो आपका अलाउंस में कवर हो जाएगा। तो अगर अलाउंस मिल रहा है, लीव ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है, देन वो फुल्ली टैक्सेबल होगा आपका। उसके बाद एम्प्लॉई इन कैश LTC विदाउट एनी जर्नी। जो एम्प्लॉई है अगर वो इन कैश करवा लेता है LTC बिना किसी जर्नी के, वो कहीं घूमने नहीं गया, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसको ऑप्शन दिया था कि आप घूमोगे, ट्रिप जर्नी करके आओगे तो रिम्बर्स करेंगे, नहीं भी करके आओगे तो भी हम देंगे। तो अगर एम्प्लॉय कहीं से कोई जर्नी नहीं करता है, कहीं भी नहीं जाता है और इन कैश करवा लेता है, देन फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं हुआ घूमने पे, इसलिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो अगर लीव ट्रेवल अलाउंस है पूरा टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय इन कैश करवा लेता है LTC विदाउट एनी जर्नी, कहीं घूमने नहीं जाता और LTC को इन कैश करवा लेता है, देन उस केस में भी वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है आपका, एग्जेम्पशन सिर्फ मिलेगी, एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ मिलेगी जो कि फेयर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एयर टिकट, रेलवे टिकट, सिर्फ इनका जो फेयर है सिर्फ वही मिलेगा आपको। इसके अलावा जो भी खर्चा है उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, मिस्टर ए है, ठीक है, दिल्ली से वो मान लीजिए मुंबई गया घूमने के लिए। तो सबसे पहले एरोप्लेन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, एयरपोर्ट जाएगा, IGI एयरपोर्ट गया, IGI एयरपोर्ट गया, वहाँ से वो एरोप्लेन में बैठा और उड़ के मुंबई एयरपोर्ट आ गया। अब इस बीच में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे? पहले अपने घर से एयरपोर्ट जाएगा, यहाँ पे वो गाड़ी करेगा, ओला करेगा, उबेर करेगा, कुछ भी करेगा, या फिर खुद की गाड़ी से जाएगा, खर्चा होगा। हाँ सर। फिर मुंबई एयरपोर्ट पे उतरेगा, वहाँ से कुछ हायर करेगा, फिर होटल जाएगा, ठीक है जी सर। यहाँ भी आपका ओला या उबेर बुक करेगा वो, जी सर। फिर होटल का खर्चा, इतने खर्चों में सिर्फ हमें कौन सा खर्चा मिलेगा? हवाई जहाज का, एरोप्लेन का। ये कार का खर्चा, होटल का खर्चा, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन का टिकट है या फिर रेलवे का टिकट है, सिर्फ उसी का ही एग्जाम्पशन मिलेगा अपने को, ठीक है जी सर। तो ये था हमारा LTC। अब हम डिस्कस करेंगे हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को, मेडिकल फैसिलिटी को डिस्कस करेंगे। क्या होता है मेडिकल फैसिलिटी? हैं मेडिकल फैसिलिटी, सर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते होंगे उसमें,
अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है अपना खुद का भी हॉस्पिटल मेंटेन करता है, या फिर जो मेडिकल एक्सपेंस हुए हैं उसका रिम्बर्समेंट करता है। या तो खुद हॉस्पिटल मेंटेन करता है या फिर जो खर्चा हुआ है उसको रिम्बर्स करता है एम्प्लॉय को। देन क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा इस केस में? इसमें भी आपकी एग्जेम्पशन दी गई है, कौन कौन किस किस टाइप के मेडिकल एक्सपेंस है जो कि एग्जेम्प्ट है। पहला, अगर हॉस्पिटल है मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने कोई हॉस्पिटल मेंटेन कर रखा है और एम्प्लॉय उसमें ट्रीटमेंट करवाता है, एम्प्लॉय उसमें ट्रीटमेंट करवा रहा है उस हॉस्पिटल में जो कि एम्प्लॉयर ने मेंटेन कर रखा है, देन जो भी खर्चा होता है या जो भी वैल्यू है ट्रीटमेंट की, वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट विल बी एग्जेम्प्ट, वो परक्यूजिट नहीं बनेगा। एम्प्लॉय अगर खुद का ट्रीटमेंट करवाता है या अपने किसी भी फैमिली मेंबर का, फैमिली के डेफिनेशन अभी देखेंगे, हर जगह आपका फैमिली का डेफिनेशन चेंज होगा। इस पर्पस के लिए फैमिली क्या है वो अभी हम देखेंगे। हॉस्पिटल में कौन सा हॉस्पिटल? जो कि मेंटेन कर रखा है किसने? एम्प्लॉयर ने। फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम पे जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, वो अपना खुद का हॉस्पिटल मेंटेन करती हैं। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, वो अपना खुद का हॉस्पिटल उनका होता है। इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, इन सब के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं रिफाइनरी के। तो एम्प्लॉय चाहे तो इसमें अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट करवाने पे जो ट्रीटमेंट का वैल्यू है, अगर वही बाहर जाके करवाता है एम्प्लॉय तो कितना खर्चा होता, उसकी वैल्यू जो भी बनती है वो एग्जेम्प्ट होती है, वो परक्यूजिट का पार्ट नहीं बनती है। ठीक है जी सर। सेकेंड, अगर एम्प्लॉय ट्रीटमेंट करवा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट करवा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और कुछ खर्चा हुआ जो कि रिम्बर्स कर रहा है रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, देन उस केस में भी कोई भी परक्यूजिट का पार्ट नहीं बनेगा। जितना भी मेडिकल एक्सपेंस होगा सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ इस केस में? जो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी का जो भी हॉस्पिटल है, उसमें जाकर ट्रीटमेंट करवाता है अपना। मान लीजिए थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, एम्प्लॉयर ने उसको रिम्बर्स कर दिया, या फिर ज़्यादा हो गया खर्चा, एम्प्लॉयर ने उसको रिम्बर्स कर दिया, तो वो रिम्बर्समेंट उसकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, परक्यूजिट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी एग्जेम्पशन। उसके बाद थर्ड, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ की स्पेलिंग गलत हुई, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये कौन होता है सर? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
ये हेड होता है, जो इनकम टैक्स का एक तरह से हेड होता है आपका, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उसके नीचे आते हैं। तो अगर कोई हॉस्पिटल अप्रूव किया है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, एम्प्लॉय वहाँ पे इलाज कराता है, किसी भी तरह का इलाज सर नहीं, स्पेसिफाइड डिजीजेज जो स्पेसिफाई किए गए इनकम टैक्स में, सिर्फ उन्हीं डिजीजेस का, देन उसमें कुछ खर्चा होता है और एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स करता है, देन वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, वो एम्प्लॉय के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। तो 3 एग्जाम्पशन देखी, कौन कौन सी। पहली, अगर हॉस्पिटल जो है एम्प्लॉयर ने ही मेंटेन कर रखा है और एम्प्लॉय उसमें जाके इलाज करवाता है, ओके सर, जो खर्चा हुआ एम्प्लॉय कितना भी अमाउंट रिम्बर्स करे, एम्प्लॉयर कितना भी अमाउंट रिम्बर्स करे, सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेकेंड, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट करवा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स हो गया आपका, सफदरजंग हो गया जो दिल्ली में हॉस्पिटल है, तो मान लीजिए उसमें कुछ खर्चा आया आपका, एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया एम्प्लॉय को, वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। थर्ड लिमिटेड टू है स्पेसिफाइड डिजीजेस, जो स्पेसिफाइड डिजीजेस हैं सिर्फ उसी केस में जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने हॉस्पिटल अप्रूव कर रखे हैं कि हाँ भाई इसमें आप इलाज करवाओगे और एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्स करेगा, तो हम मान लेंगे कि ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, ये परक्यूजिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में। इससे पहले, इस साल से पहले एक और एग्जेम्पशन थी इस सेक्शन में, 15,000 वाली कि अगर एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है, एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाता है अपना, और एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स कर देता है, तो 15,000 तक की एग्जेम्पशन मिल जाती थी पिछले साल तक। लेकिन इस साल से वो एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी गई है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास ये 3 एग्जेम्पशंस हैं। इसके अलावा कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड दिखे, आपको आंख बंद करके टैक्सेबल कर देना है, उसको आंख बंद करके टैक्सेबल कर देना है। मान लीजिए सर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, फिर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहता है कि चाहे बीमार पड़ो मत पड़ो, हमने मान एक लमसम अमाउंट दे दिया आपको, हर महीने दे रहे हैं कि अगर बीमार पड़ो तो यूज़ कर लो, नहीं पड़ो तो आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। जहाँ भी दिखे जो हमने डिस्कस करे हैं, उसके अलावा जो भी अलाउंस दिखे आपको फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, लीव ट्रेवल कंसेशन की जगह लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है जी, ये आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ है। दैट्स वाई अगर मेडिकल अलाउंस है एग्ज़ाम में दिया हुआ, तो उस पर ये सब देखने मत बैठ जाइएगा, उसको पूरा का पूरा टैक्सेबल करना है। ओके सर। कई बार क्या होता है इंडिया में इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एम्प्लॉय को अपने ट्रीटमेंट के लिए या फिर अपनी फैमिली के किसी मेंबर को लेकर बाहर जाना पड़ता है फॉरेन में। देन फॉरेन में जाएगा तो अकेला तो जाएगा नहीं, जो भी पेशेंट है, चाहे एम्प्लॉय जाए या अपने फैमिली के किसी मेंबर को लेके जाता है, तो अकेले तो जाएगा नहीं, पेशेंट के साथ एक पर्सन चाहिए। जी सर। तो क्या क्या खर्चा हो सकता है आपका वहाँ पे फॉरेन में, क्या क्या खर्चा होगा आपका? एक तो सर मेडिकल एक्सपेंस होगा ही होगा, इलाज कराने जा रहे हैं तो मेडिकल एक्सपेंस होगा, हाँ। और सर जाने आने का खर्चा होगा, बिल्कुल। और वहाँ पे रहने का खर्चा होगा सर। तो 3 खर्चे हो गए हमारे। कौन कौन से खर्चे? अगर एम्प्लॉई ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाता है, आउटसाइड इंडिया जाता है,
तो पहले देखते हैं कितने खर्चे इन्वॉल्व है इसमें। मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, कितने खर्चे आपके इन्वॉल्व है इसमें? पहला हो गया आपका मेडिकल एक्सपेंस, किसका? पेशेंट का, चाहे वो एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। पेशेंट पहला एक्सपेंस हो गया, विदेश जाने में ट्रीटमेंट के लिए कोई जा रहा है, पहला एक्सपेंस हो गया आपका मेडिकल एक्सपेंस। दूसरा ट्रेवलिंग का हो गया सर, किसका? पेशेंट। अब इतनी दूर जा रहे हैं तो पेशेंट अकेले तो जाएगा नहीं, उसके साथ एक अटेंडेंट जाएगा उसकी देखभाल करने के लिए। फॉरेन में अगर कोई जाता है, पेशेंट खुद तो चला जाएगा नहीं, उसके साथ एक पर्सन तो जाएगा ही, ठीक है? तो ट्रेवलिंग का 2% का खर्चा होता है मान लीजिए। देन 2 खर्चे हुए। तीसरा स्टेइंग, वहाँ पे रहने का खर्चा, ये किस किस का होगा? पेशेंट का होगा सर, और एक अटेंडेंट जो साथ में गया है उसका। वेरी गुड। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? ट्रेवलिंग को हम यहाँ से हटा देते हैं। मेडिकल और स्टेइंग जो भी खर्चा होता है वहाँ पे स्टे करने का, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा अप टू परमिटेड बाय आरबीआई। आरबीआई क्यों सर? आप विदेश में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, क्या वहाँ पे रुपीस चलता है? नहीं सर। तो जो एम्प्लॉई है फॉरेक्स लेके जाएगा बाहर ट्रीटमेंट के लिए? जी सर। फॉरेक्स लेके जा रहा है, फॉरेक्स का आउटफ्लो हो रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है इंडिया के लिए? बुरी बात है सर। दैट्स वाई आरबीआई डिसाइड करेगा कि कितना खर्चा परमिट होना चाहिए। आरबीआई देखता है कि कितना फॉरेक्स लेके जाएगा, ठीक है, कितना इसको अलाउ करना है। अगर उसको लगता है कि जो खर्चा हुआ है या फिर जो रहने का खर्चा हुआ है वहाँ पे वो ज़्यादा है, तो वो उसमें से कट कर देगा। तो एग्जाम कितना होएगा? जितना आरबीआई परमिट करेगा कि हाँ भाई इतना होना चाहिए, उतना एग्जाम हो जाएगा। मान लीजिए मेडिकल एक्सपेंस हुआ आपका 1,00,000 रुपया, आरबीआई बोलती है नहीं भाई सिर्फ 85,000 ही खर्चा होना चाहिए था, तो इतना एग्जाम हो जाएगा और 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। स्टेइंग का खर्चा मान लीजिए 2,00,000 खर्चा होता है आपका, आरबीआई बोलती है नहीं भाई सिर्फ 1,70,000 खर्चा होना चाहिए था, तो 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी सर। ये था आपका मेडिकल एक्सपेंस और स्टेइंग का। ट्रेवलिंग का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये हमें देखनी है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग
एक्सपेंस अगर वो एक्सीड कर जाती है 2 लाख से, देन फुल्ली टैक्सेबल। क्या मतलब सर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस के केस में जो हमारी अदर इनकम है, अदर इनकम इस एक्सपेंस को छोड़ के, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को छोड़कर जो भी अदर इनकम है, अगर वो 2 लाख को एक्सीड कर जाती है, अगर 2 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो हम पूरा का पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा आपका। और अगर 2 लाख एक्सीड नहीं करता है, देन फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया? जी सर। इस एक्सपेंस को ऐड करने से पहले जो भी इनकम है, अगर वो 2 लाख को एक्सीड कर जाती है, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा आपका, अदरवाइज ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके जी सर। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें फैमिली का क्या मतलब है? स्पाउस और चिल्ड्रन और ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कंडीशन पे आएंगे, वो डिपेंडेंट हो इसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर। अगर डिपेंडेंट नहीं है, देन वो फैमिली का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके सर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम। पेज नंबर 4.53 पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। Compute the taxable value of perquisite in respect of medical facilities received by Mr. G from his employer during the previous year 2018-19. ये तो था आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ का। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर पे प्रीमियम on health insurance for employee और फिर फैमिली, इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय एडा और सेंट्रल गवर्नमेंट। एडा क्या है आपका? इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है ये आपकी। तो अगर एम्प्लॉयर कोई प्रीमियम पे कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पे, जो कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लिया हुआ है, या फिर रिम्बर्स कर रहा है एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या फिर उसकी फैमिली के लिए, जो कि अप्रूव्ड है इंश्योरेंस इड्डा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो आपका सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में। एम्प्लॉय के हैंड में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय कोई प्रीमियम पे कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पे एम्प्लॉय के, या फिर एम्प्लॉय ने खुद हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है खुद के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, और एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स कर रहा है, देन
वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो इंश्योरेंस है वो अप्रूव्ड बाई इडा होना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके सर। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन करें? जी सर। फैमिली का क्या मतलब है यहाँ पे? फैमिली का मतलब है मी, मतलब एम्प्लॉई, स्पाउस, चिल्ड्रन और माता पिता, भाई बहन, तभी जब वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के अंदर। अगर डिपेंडेंट नहीं है, खुद कमाते हैं, देन वो फैमिली का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके ओके सर। चलिए पेज नंबर 4.53 पे आइएगा। उस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव्ड बाई मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। पहला है मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी 7,000। हम मानते हैं कि ये अप्रूव्ड है आपका 7,000। परक्यूजिट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। ओके। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाई हिज फैमिली डॉक्टर बनेगा सर। ट्रीटमेंट ऑफ मिसिस जी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, नहीं बनेगा सर। ट्रीटमेंट ऑफ जीज ग्रैंड मदर इन अ प्राइवेट क्लिनिक होएगा, क्या होगा? टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर 68 ईयर्स एंड डिपेंडेंट बाई अ फैमिली डॉक्टर, पूरा टैक्सेबल होगा आपका। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज सिस्टर डिपेंडेंट इन अ नर्सिंग होम, पूरा टैक्सेबल होगा आपका। जीज ब्रदर 6,000, पूरा टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ जीज फादर 75 ईयर्स के हैं और डिपेंडेंट है, कहाँ पे इलाज हो रहा है उनका? बाहर में, 50,000 खर्चा हुआ है। एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रोड ऑफ अ पेशेंट 30,000, खर्चा कितना हुआ है? 30,000 और 30,000 और 50,000 खर्चा हुआ है, 80,000 टोटल खर्चा हुआ है। आरबीआई ने बोला है कि 75,000 हम मानते हैं कि खर्चा हुआ है, तो 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा और 75,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला एग्जेम्प्ट है, जीज फादर वाला 50 में से 30 दोनों को ऐड किया, फिर 75 माइनस कर दिया, 5,000 अब्रोड वाला टैक्सेबल हो गया, बाकी सारे टैक्सेबल हो गए। ओके जी सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आरबीआई वाले के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे साथ, बोलिए सर। मिस्टर एक्स मेजर सन बाहर गए, ठीक है, आउटसाइड इंडिया गए ट्रीटमेंट के लिए, आउटसाइड ट्रीटमेंट। यहाँ पे लिखिए एक्चुअल एक्सपेंस, यहाँ पे लिखिए परमिटेड बाय आरबीआई। पहला एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस 75,000, एक्चुअली में 75,000 खर्चा हुआ। आरबीआई ने बोला नहीं बाबू 60,000 मानेंगे हम। स्टे अब्रोड पे जो भी खर्चा हुआ है 65,000 खर्चा हुआ, आरबीआई बोलती है नहीं बाबू 75,000 मानेंगे हम। क्या ठीक है मान लो। तीसरा खर्चा ट्रैवलिंग का
ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है आपका 1,20,000। अदर इनकम है 1.5 लाख और 1,80,000। चलिए जी सॉल्व कीजिए इसको, कितना टैक्सेबल होगा। दो केसेस हैं हमारे, एक केस में अदर इनकम है 1.5 लाख और दूसरा केस में अदर इनकम है 1,80,000। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करना है सर? यस, चलिए सॉल्व करते हैं। इस केस में एग्जाम्प्ट कितना होगा? 60,000। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 15,000। 75 में से 60 गए, 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा और यहाँ पे 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल कितना टैक्सेबल हो गया? 35,000। ठीक है जी सर। अदर इनकम है, चलिए दोनों केस करते हैं। यहाँ पे अदर इनकम है 1.5 लाख, यहाँ पे 1,80,000। अब इसमें ऐड कर देंगे हम परक्यूजिट, मेडिकल का प्लस स्टे करने का, मेडिकल प्लस स्टे 35,000, 35,000। ये हो गया आपका 185 और ये हो गया आपका 2,15,000। अब चेक कीजिए, क्या ये 2 लाख को एक्सीड कर रहा है? नहीं सर, ये 2 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है। क्या ये 2 लाख एक्सीड कर रहा है? हाँ सर, ये कर गया। तो ट्रैवलिंग पे जो खर्चा हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे जो खर्चा हुआ है वो इसमें ऐड होएगा? नहीं सर। इसमें ऐड होगा? हाँ। कितना ऐड होएगा? पूरा का पूरा सर। तो नेट ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी आपकी? केस ए में 185 और केस बी में 335 लाख। ओके ओके सर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।